आपने हर एग्जाम में, चाहे स्टेट पीसीएस दे दें, यूपीएससी दे दें या कोई और एग्जाम दे, हम सब ने रिट्स पे क्वेश्चन देखे होते उसमें, है ना। आज मैं आपके साथ सबसे इजीएस्ट वे शेयर करने वाला हूं जिससे हम रिट्स का हर क्वेश्चन इजीली कर पाए। ओके, सो दिस इज गोना बी ए ग्रेट सेशन। यहां देखिए अब। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। रिट्स अब यहां देखें। सो हम सबको, आप सबको पता है कि पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35 इसमें दिए हुए बेटा फंडामेंटल राइट्स। क्या दिए हुए? फंडामेंटल राइट्स। ओके, इसमें क्या दिए हुए हैं? फंडामेंटल राइट्स। बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स। 14 to 18 वी हैव राइट्स टू इक्वालिटी, है ना। 19 में राइट्स टू फ्रीडम, 20, 21, 22, 23 वी हैव 22 तक हुई राइट्स एक्सप्लॉयटेशन, फिर रिलीजियस राइट्स, फिर कल्चर एजुकेशन राइट्स। लेकिन ये सब कौन से राइट्स हैं? हम काफी दिन से फंडामेंटल राइट्स के ऊपर लेक्चर ले रहे हैं। आपको मैंने बताया था कि ये सब फंडामेंटल राइट्स हैं। चलो जल्दी से, जो पिछली क्लास से मेरी ज्वाइन कर चुके हैं वो मेरे को बता दें, इनको फंडामेंटल राइट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि दीज आर फंडामेंटल इन नेचर, है ना। मैंने आपसे कहा था ना, दीज आर फंडामेंटल राइट्स बिकॉज दीज आर फंडामेंटल इन नेचर। याद आ गई ये चीज, है ना, बिकॉज दीज आर फंडामेंटल इन नेचर। इनकी खास बात क्या होती है? सर, दीज आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, these are guaranteed by constitution and protected by the judiciary सबसे खास बात फंडामेंटल राइट्स की क्या होती है? these are guaranteed by the constitution, protected by the judiciary। याद आ गया? पिछले 3 दिन से हम यही डेफिनेशन याद करते जा रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स किसके अगेंस्ट होते हैं? स्टेट के अगेंस्ट होते हैं सर। ये स्टेट की आर्बिट्री एक्शन से हमें बचाते हैं। और एक खास बात मैंने आपको बताई थी, याद आ गया, कि फंडामेंटल राइट्स आर सिविल पॉलिटिकल राइट्स, और जो डीपीएसपीज हैं वो क्या है सर? वो सोशियो इकोनॉमिक राइट्स है। याद आ गया सब? अब इनकी खास बात क्या है सर? खास बात ये है कि फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी की हुआ है, एंड दीज आर प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशरी। प्रोटेक्टेड यानी जब भी कोई चीज गारंटी होती है ना, ये आपको भी पता है, उसका एक गारंटर होता है। तो बेटा जल्दी जल्दी एसएससी का एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो मेरे को बता दो। हु इज द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स? गारंटर। गारंटी कौन कर रहा है? गारंटी कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। तो गारंटर कौन है इसका? हम कोई चीज लेते हैं, गारंटी पे होती है, अगर चीज टूट जाए, खराब हो जाए, हम गारंटर को पकड़ते हैं जाके। फंडामेंटल राइट्स का गारंटर कौन है सर? जुडिशरी। ठीक। किसी ने पूछा है व्हाट इज आर्बिटरी? बिल्कुल मैं बता देता हूं बेटा, अभी जल्दी से देख लेते। पहले ये समझ में आ गया ना, यानी जुडिशरी इन राइट्स का गारंटर है। फंडामेंटल राइट्स का क्या है? गारंटर है सर। क्लियर हो गया? हाँ सर, क्लियर हो गया। क्या क्या पॉइंट्स क्लियर हुए सर जो हमने 3 दिन में पढ़ा? फंडामेंटल राइट्स आर अगेंस्ट द स्टेट, दीज आर सिविल पॉलिटिकल राइट्स, दीज आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशरी। किससे हमें बचाते हैं? स्टेट से बचाते हैं। स्टेट किसको कहते हैं? गवर्नमेंट को कहते हैं। सर आर्बिटरी एक्शन का मतलब क्या है? आर्बिटरी एक्शन का मतलब है, देखिए हम अगर हम आर्टिकल 21 पढ़ते हैं, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 में क्या लिखा है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट बाय द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। क्या कहते हैं उसमें? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड of his life or personal liberty except by the procedure established by law। यही कहते हैं ना कि किसी भी बंदे की, इंसान की, सरकार कभी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी नहीं छीन सकता, छीन ही नहीं सकता। किसने कही ये चीज? आर्टिकल 21 में लिखी। यानी जब तक क्या फॉलो ना, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, जब तक जुर्म ना हुआ आप किसी भी बंदे को जेल में नहीं डाल सकते।
दिस इज द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। जब तक किसी को कोर्ट सजा ना सुनाए तब तक किसी को सजा नहीं दे सकते। दिस इज द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, है ना। अगर सरकार किसी को डायरेक्ट पकड़ के जेल में डाल दे, ऐसे को कहते हैं आर्बिटरी। ऐसी एक्शंस को हम क्या बोलते हैं? आर्बिटरी। किसी बच्चे ने कमेंट किया हुआ था, नित्या ने, व्हाट इज आर्बिटरी? बेटा यही होता है आर्बिटरी, जब प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ फॉलो ना हो। क्लियर हो गया यहां तक? आई होप इट इज क्लियर। ठीक, अब हमने फंडामेंटल राइट्स देख लिए। जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे ना, तो वी रेड आर्टिकल 13। जो मेरी क्लास रेगुलर पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा। यस, बिल्कुल, शर्मा सर इज सीनियर, इज द मास्टर ऑफ पॉलिटी, ऑफ कोर्स, यस। ओके, यहां देखिए, अब आर्टिकल 13 देखेंगे हम लोग। आर्टिकल 13 बिल्कुल पर्टिकुलर पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है लॉज इन कंसिस्टेंस विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। सर इसका मतलब क्या था? मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, सिंस फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है ओला बैक। क्या मतलब इसका? इसका मतलब है ओला बैक। क्या मतलब इसका? ओला बैक। ओला बैक का मतलब क्या है? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स क्या है बेटा? सैक्रोसेंट है, सरकार आपसे छीन ही नहीं सकती। जो राइट्स आपको सरकार ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स में दिए हैं, उनके खिलाफ सरकार कुछ कर नहीं सकती। दीज आर प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशरी। करेगी, सीधे आप कोर्ट जाएंगे। आर्टिकल 13 यही कह रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है ओला बैक। अब आप बोलेंगे सर ओला बैक का मतलब क्या है? ओला बैक का मतलब है एनी ऑर्डर, एनी एक्शन, any legislation, any amendment to the constitution that violates, abridges, contravenes your fundamental rights। सरकार का कोई भी ऑर्डर, सरकार का कोई भी ऑर्डर, सरकार का कोई भी एक्शन, सरकार का कोई भी लेजिस्लेशन, सरकार का कोई भी अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा, एब्रिज करेगा, कॉन्ट्रावीन करेगा, हम क्या करेंगे सर? आर्टिकल 13 कह रहा है अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, एब्रिज हो रहे हैं, कॉन्ट्रावीन हो रहे हैं, सीधे जाइए सुप्रीम कोर्ट या जाइए हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 इशू करेंगे रिट्स। क्या इशू करेंगे? रिट्स। रिट्स कोर्ट के उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं जिससे आपको और मुझे हमारे फंडामेंटल राइट्स वापस मिलेंगे। समझ में आ गया? तो आर्टिकल 13 जिसमें दिया हुआ है जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 13 में क्या दिया हुआ गाइस? आर्टिकल 13 में ही दिया हुआ है जुडिशियल रिव्यू। और इसमें शॉर्ट में अगर मैं आपसे पूछूं, बिल्कुल सिंप्लीफाई करके मेरे को बताओ, आर्टिकल 13 में क्या दिया है? तो आप बोलेंगे सर ओला बैक, एनी ऑर्डर, एनी एक्शन, एनी लेजिस्लेशन, एनी अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वायलेट्स, एब्रिजेस, कॉन्ट्रावीन्स और फंडामेंटल राइट्स शैल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। समझ में आ गया? इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशरी। क्लियर हो गया ये चीज? क्लियर? जैसे ही आपके फंडामेंटल राइट्स टूट रहे हैं, आप कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। और कोर्ट क्या इशू करेगा? रिट। रिट कहते हैं उस डॉक्यूमेंट को, उस ऑर्डर को कोर्ट के, जिससे आपके फंडामेंटल राइट्स आपको वापस मिल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है आर्टिकल 32 में और हाई कोर्ट इशू करता है आर्टिकल 226 में। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है सब? सही है ना? अब यहां देख लो। तो सर यानी जितने भी फंडामेंटल राइट्स मेरे को आर्टिकल 12, आर्टिकल 14 से लेके 32 तक दिए हुए हैं, ये सबके सब प्रोटेक्टेड है? हाँ बेटा प्रोटेक्टेड है। सर अगर स्टेट यानी गवर्नमेंट इन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगी, एब्रिज करेगी, कॉन्ट्रावीन करेगी, तो सर हम सीधे कहां जाएंगे? बेटा हम सीधे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट या जाएंगे हाई कोर्ट। सर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्यों जाएंगे? क्योंकि ये जो फंडामेंटल राइट्स है, दीज आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशरी। ओके, क्लियर हो गया? अब यहां देखेंगे
तो ये दोनों क्या इशू करेंगे? ये इशू करेंगे रिट्स। ये इशू क्या करेंगे? ये इशू करेंगे रिट्स। रिट्स किसको कहते हैं? उस डॉक्यूमेंट को जिससे हमें आपके, मुझे और आपको हमारे फंडामेंटल राइट्स वापस मिल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास रिट इशू करने का पावर है अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 226। क्लियर हो गया? ये अभी तक हमने पढ़ा। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक डेफिनेशन देख लेते हैं। तो 32 और 226, 32 में रिट इशू कौन करता है? सर सुप्रीम कोर्ट। 226 में कौन करता है रिट इशू? सर हाई कोर्ट। सर रिट क्या की टाइप्स कितनी होती है वो जस्ट हम अभी देखेंगे, लेकिन रिट्स कितनी टाइप की होती है उससे पहले हम एक चीज, एक कंसेप्ट तुम्हें बताना चाह रहा हूं। बहुत सारे लोग इस कॉन्सेप्ट को गलत कर लेते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन सुनना मेरी बात, मेरी ध्यान से। अगर मैं आपसे दो स्टेटमेंट्स पूछ रहा हूं, सुनिए। पहली स्टेटमेंट बोर्ड पे ही लिख दूं? चलो बोर्ड पे ही लिख देता हूं। पहली स्टेटमेंट, द रिट पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज फंडामेंटल राइट। पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट, द रिट पावर ऑफ हाई कोर्ट, द रिट पावर ऑफ हाई कोर्ट इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट। चलो बताओ कौन सी स्टेटमेंट इन दोनों में से करेक्ट है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहली, दूसरी, दोनों, या कोई भी नहीं? पहली स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट, द रिट पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज फंडामेंटल राइट। दूसरा, द रिट पावर ऑफ हाई कोर्ट इज ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट। मेरे को था कौन सी स्टेटमेंट दोनों में से करेक्ट है? बट व्हाट सर, व्हाट इफ दे आर नाइन्थ शेड्यूल बेटा, फायदा नहीं आया यार, कोई लोग केस देख लें, ठीक है ना। वो इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग जब बेसिक स्ट्रक्चर पे जाएंगे। यूसुफ खान, इसका बता दे स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है? सर इसमें से सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। कौन सी? ये वाली, द रिट पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज ए फंडामेंटल राइट। क्योंकि सर, क्योंकि ये 32 में आता है। जितने भी आर्टिकल्स 12 से लेके 32 तक आते हैं, 14 से लेके 32 तक आते हैं, सर ये फंडामेंटल राइट्स है। ये कहां आ रहा है? हाई कोर्ट का पावर किस में आता है? आर्टिकल 226 में। इट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। यस। तो एक चीज आप याद रखेंगे कि द पावर टू इशू रिट्स बाय द सुप्रीम कोर्ट इज ए फंडामेंटल राइट। हाई कोर्ट वाला नहीं है, क्योंकि वो 226 में। फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल पढ़ लें, पार्ट 3, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। ओके, ये तो 226 है। क्लियर हो गया यहां तक? ये डाउट क्लियर हो गया? ओके, इस डाउट पे थोड़ी सी गलती हो जाती रहती है, काफी बंदों की गलती होती रहती है। दूसरा क्वेश्चन, बट एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना कि दोनों के दोनों आर्टिकल 32 एंड 226 आर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बोथ आर इंक्लूडेड इन द बेसिक स्ट्रक्चर। फंडामेंटल राइट सिर्फ एक है, आर्टिकल 32, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में दोनों के दोनों इंक्लूडेड है। क्लियर हो गया यहां तक? अब रिट्स की ओर आगे बढ़ू मैं। रिट्स कितनी टाइप की होती हैं, क्या क्या होती हैं, रिट्स की ओर बढ़ू मैं, ये क्लियर है? स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया तो कर लोगे? अगर ऐसी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया कर लोगे ना? गुड है बेटे, गुड है, गुड है। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली रिट्स क्या होती हैं? अगर मैं आपसे वापस से पूछूं व्हाट आर रिट्स, तो आप बोलेंगे सर रिट्स कोर्ट के वो ऑर्डर है जिससे आपके फंडामेंटल राइट्स वापस से एनफोर्स होते हैं। रिट्स क्या है? रिट्स वो ऑर्डर्स हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें वापस से एनफोर्स होते हैं। यस यूसुफ, देयर आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अबाउट एवरी फंडामेंटल राइट। मैंने वो कवर भी क्यों है, आप मेरे लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा। लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने आर्टिकल 19 भी पढ़ा है
उसमें हमने 90 सब क्लॉज 2, 3, 4 जितनी रिस्ट्रिक्शंस है दैट वी हैव कवर्ड। क्लियर? उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं, आप देख भी सकते हैं पुराने लेक्चर्स। क्लियर? तो रिट्स क्या होते हैं सर? रिट्स वो ऑर्डर्स होते हैं जो कोर्ट इशू करता है। कौन सा कोर्ट? सारे कोर्ट नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ये इशू करते हैं ताकि हमारे फंडामेंटल राइट्स वापस हमें मिल जाए। क्लियर? बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर सैक्रोसेंट, दे आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड। गारंटीड भी है और प्रोटेक्टेड भी। क्लियर है? ये क्लियर हो गया। तो सर रिट्स कितने टाइप की होती है? मेनली रिट्स कितने टाइप की होती है? तो हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट कर सकता है अंडर आर्टिकल 226, है ना? क्लियर? तो दोनों के दोनों रिट्स इशू कर सकते हैं। लेकिन बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, हमने हाई कोर्ट को एक पावर दिया कि ये रिट्स इशू कर सकते हैं फॉर एनफोर्समेंट ऑफ लीगल राइट्स, फॉर एनफोर्समेंट ऑफ लीगल राइट्स ऑल्सो। जो रिट्स सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है वो रिट्स हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने हाई कोर्ट को एक स्पेशल पावर दिया कि हाई कोर्ट अब फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ लीगल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए भी रिट्स इशू कर सकती है। ओके, ये चीज याद रखना। तो यानी अब मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, दोनों ध्यान से बात दो। यानी टोटल सर 5 रिट्स हैं, बिल्कुल सही, 5 रिट्स हैं सर। सुप्रीम कोर्ट भी 5 इशू कर सकती है, हाई कोर्ट भी 5 इशू कर सकती है, सही कह रहा हूं ना? हाँ। लेकिन सर हाई कोर्ट जो है वो लीगल राइट्स के लिए भी, एनफोर्समेंट के लिए भी रिट इशू कर सकती है। ये पावर इसे 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने दी। बिल्कुल सही। तो अब हम लोग रिट के पावर का एक टेबल बनाते हैं। क्या करते हैं? रिट के पावर का एक टेबल बनाते हैं। ये रिट के पावर का एक टेबल बनेगा, यहां देखिए, ये रिट के पावर का एक टेबल बनेगा, ध्यान से देखना। ये इंडिया की जुडिशरी का स्ट्रक्चर है ना? ये हो गया सुप्रीम कोर्ट टॉप पे, ये आ गया आपके बहुत सारे हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट एक है, और नीचे लोअर कोर्ट्स। अब ध्यान से सुने जो मैं कह रहा हूं, सीधे सीधे एक पीवाईक्यू आपका यहां से निकल रहा है पूरा। जो मैं अभी आपको ये चार्ट बनवा रहा हूं, अगर आप पीवाईक्यू कर रहे हैं तो 1 से 2 पीवाईक्यू तो आपके यहीं से निकल गए, ठीक है ना? लेकिन आगे क्वेश्चन जितना भी टेढ़ा हो, आप इस डायग्राम को याद रखना, आपका रिट्स के ऊपर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स, कितनी रिट्स इशू कर सकता है सर? 5, है ना? हाई कोर्ट सर 5 कर सकता है फंडामेंटल राइट्स के लिए, प्लस 1 कर सकता है लीगल राइट्स के लिए। ये 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने इसे पावर दिया था। लोअर कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिट इशू कर सकता है? नहीं सर, ये नहीं कर सकता। यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस गेम से बाहर है रिट इशू करने की। रिट इशू कौन कौन कर सकते हैं सर? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है और हाई कोर्ट कर सकता है, ठीक है ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सबसे पावरफुल रिट किसकी होगी? सबसे पावरफुल रिट किसकी होगी सर? सुप्रीम कोर्ट की। ये देखिए, हाईएस्ट कोर्ट है यार, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। तो जब मैं पूछता हूं कि सबसे पावरफुल रिट किसकी होगी, आपका आंसर होगा सर सुप्रीम कोर्ट। अब मैं कह रहा हूं आपसे कि किसका रिट का स्ट्रक्चर ब्रॉड होगा, यानी कौन ज्यादा इश्यूज पे रिट इशू कर सकता है, किसका रिट ज्यूरिसडिक्शन ब्रॉड है। क्या मैंने कहा? यहां देखिए, मैंने कहा किसका रिट ज्यूरिसडिक्शन ब्रॉड है, वाइडेंड है, ठीक है ना? पावरफुल किसका है सर? सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि ऊपर आता है। वाइडेंड किसका है? ज्यादा चीजों पे रिट इशू कौन कर सकता है? कमेंट में बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट 5 पे कर सकता है, 5 रिट्स इशू कर सकता है। हाई कोर्ट 5 कर सकता है फंडामेंटल राइट के लिए, एक लीगल राइट के लिए। तो किसका वाइडन हो गया सर? वाइडन हो गया जुरिसडिक्शन हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट का वाइडन हो गया, है ना? 6 चीजों पे 6 रिट्स कर सकते हैं ना इशू, 5 फंडामेंटल राइट्स पे, एक लीगल राइट्स पे। चलो, जहां भी आप बैठे हैं, चाहे आप गाड़ी में मेरी क्लास देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, या अपने रूम पे देख रहे हैं,
मजाक में देख रहे हैं या पढ़ने के लिए सीरियसली देख रहे हैं, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, जल्दी जल्दी जितना भी पढ़ा उसे रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन, द पावर टू इशू रिट्स इज ए फंडामेंटल राइट। क्या दोनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए फंडामेंटल राइट है? नहीं है सर, सिर्फ किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट के लिए। पहला क्वेश्चन डन। दूसरा क्वेश्चन, मोस्ट पावरफुल रिट्स आर इशूड बाय ए सुप्रीम कोर्ट, बी हाई कोर्ट, सी ट्रिब्यूनल, डी लोअर कोर्ट। आप बोलेंगे सर सुप्रीम कोर्ट। टिक। द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ डैश इज ब्रॉड, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आप बोलेंगे सर हाई कोर्ट। क्लियर हो गया? बस जब आपने ये चीजें पढ़ी, अपने माइंड में आपने रिवाइज की, ये क्लियर हो गया ना कि पावरफुल किसकी है सर? सुप्रीम कोर्ट की। ब्रॉड किसकी है सर? हाई कोर्ट की। अब अगले एक और चीज याद रखो, जल्दी जल्दी मेरे को बता दो जो क्लास देख रहे हैं, कि कौन सी अमेंडमेंट ने हाई कोर्ट को पावर दिया कि वो रिट्स इश्यू कर सकते हैं इवन फॉर द लीगल राइट्स। लीगल राइट्स के लिए भी रिट्स इश्यू कर सकते हैं। किसने पावर दिया था? आप बोलेंगे सर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। अगर एक क्वेश्चन आ गया, मतलब थोड़ा उल्टा, लेकिन स्टेट पीएससी का भरोसा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978? यानी जब 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आई 1978 में, तब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन था? सर मोरारजी देसाई था। ओके, तो ये चीजें याद रख लेना, ये रिट्स के साथ ही आपकी खत्म हो गई। क्लियर हो गया यहां तक? तो रिट्स क्यों इशू करते हैं? सर रिट्स हम इशू करते हैं ताकि हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें वापस मिले। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पूरा ध्यान यहां पर, चाहे जो मर्जी कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिट्स किसके खिलाफ इशू हो सकती है ना? स्टेट के खिलाफ या प्राइवेट पर्सन के खिलाफ? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल बोलता हूं, कोर्ट रिट कब इशू करेगा? जब गवर्नमेंट आपकी लिबर्टी छीनेगी या आपके घर वाले आपकी लिबर्टी छीनेंगे। यानी कोर्ट्स कब इशू कर सकते हैं रिट? जब सरकार आपकी आजादी छीनेगी या घर वाले छीनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका एग्जाम है, आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स है नेक्स्ट ईयर, आपकी मम्मी ने आपको फरवरी से बंद कर दिया रूम में, आप हाई कोर्ट जाओगे मम्मी के खिलाफ कि यार मेरी आजादी छीन रहे फंडामेंटल राइट्स? या अगर मोदी जी कोई ऑर्डर पास करे कि जिसका यूपीएससी का प्रीलिम्स है वो घर से बाहर नहीं निकल सकता? क्वेश्चन तो ये। ओके, सो आप याद रखेंगे कि रिट्स, फंडामेंटल राइट्स आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सरकार के खिलाफ होते हैं। ठीक है ना? इसीलिए मोस्ट ऑफ द रिट्स आर इश्यूड अगेंस्ट द स्टेट, लेकिन कुछ प्राइवेट पर्सन के खिलाफ भी होती है। मैं बता दूंगा कौन सी होती है, एक्सेप्शन कौन सी। क्लियर? इट इज ऑल द गेम ऑफ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन याद रखना। तो पहली रिट हमारे सामने है हेबियस कॉर्पस। पहली रिट हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी। लैटिन में हेबियस कॉर्पस को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब बनता है टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी। अब यहां पे एक चीज करते हैं, यहां पे एक चीज देखना। लेट अस इमेजिन व्हाट आर्टिकल 21 सेज। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है नो पर्सन shall be denied, shall be deprived of his life and personal liberty except by the procedure established by law। यही कहते हैं। यानी सरकार हम में से किसी का भी लिबर्टी, लाइफ नहीं छीन सकती जब तक प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ फॉलो ना हो। जब तक क्या फॉलो ना हो? प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ फॉलो ना हो। अब क्वेश्चन ये है कि आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर इसका मतलब क्या? देसी भाषा में समझाओ, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाओ। तो अगर मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो इसका मतलब यह कि सरकार किसी को जेल में नहीं डाल सकती
जब तक प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ फॉलो ना हो, जब तक क्या फॉलो ना हो, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ फॉलो ना हो। इसमें दो और वर्ड है, लाइफ और लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब जेल में, लाइफ में समझा दूंगा कभी। आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर ये प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ होता क्या है, ठीक है ना। अब यहां पर विद एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ होता क्या है, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ होता क्या है। बड़े ध्यान से देखना भैया। फॉर एग्जांपल एक आदमी, उसका नाम है एक्स, एक्स की वाइफ की डेथ हो गई। फॉर एग्जांपल एक्स एक मेल है, एक्स की वाइफ की क्या होगी, डेथ होगी। वाइफ के घर वालों ने कहा कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, ये मर्डर है, यानी ये क्या है, मर्डर है। अब केस ही आया कि एक्स की वाइफ को जो हुआ था वो हुआ था भाई साहब मर्डर। बड़े ध्यान से देखना प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है क्या। अगर एक्स की वाइफ की डेथ हुई, घर वालों ने कहा ये मर्डर है, तो मर्डर में क्या कटेगी सर, एफआईआर कटेगी। यानी एक्स की वाइफ के केस में अब कटेगी एफआईआर, एफआईआर होगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। पुलिस अब क्या करेगी आके सर, इन्वेस्टिगेशन करेगी। जिसने भी क्वेश्चन पूछा है कि सर आर्बिटरी क्या होता है, बेटा इस एक एग्जांपल से समझ रहे। अब पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो पुलिस ने एक्स को भी बुलाया इंट्रोगेशन के लिए, और पुलिस के क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाया तो पुलिस ने एक्स को अरेस्ट कर दिया। पुलिस ने एक्स को क्या कर दिया, अरेस्ट कर दिया। जब पुलिस ने एक्स को अरेस्ट किया तो दो चीजों को सेटिस्फाई करना है, दो कंडीशंस को। पहला, 24 आवर्स के अंदर अंदर इसे प्रोड्यूस करना है कोर्ट में। दूसरा, इसके नियर एंड डियर्स को इन्फॉर्म करना है, इसके नियर एंड डियर्स को क्या करना है, इन्फॉर्म करना। अभी तक की कहानी क्या है, कहानी ये कि सर एक्स की वाइफ की डेथ हो गई, घर वालों ने कहा कि ये मर्डर है, मर्डर है तो कटेगी एफआईआर, एफआईआर करेगी तो होगी इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन होगी तो एक्स अरेस्ट हो गया, क्योंकि एक्स काफी सारा डूबियस जवाब दे रहा था। लेकिन जैसे ही एक्स को अरेस्ट किया ना पुलिस ने, तो उसको दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। पहली कंडीशन, 24 आवर्स के अंदर अंदर एक्स को कोर्ट में प्रोड्यूस करना है। दूसरा, उसके नियर एंड डियर्स को बताना है, इन्फॉर्म करना है कि हम एक्स को क्या कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, और कंडीशन बतानी है किस केस में अरेस्ट कर रहे हैं। यहां पर एक और चीज आ जाती है जो आपको याद रखनी है कि ये जो 24 आवर्स है ना कि कोर्ट में लेके जाना है, ये वर्किंग आवर्स है। पहला, ये वर्किंग आवर्स है, और दूसरा, इसमें ट्रैवल टाइम काउंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं। एक्स की जो वाइफ का मर्डर हुआ था वो हुआ था बेंगलोर में, ओके, यहां पर बेंगलोर में। एफआईआर पास के पुलिस स्टेशन में कटेगी। फॉर एग्जाम्पल एक्स का जो एक्स है वो भाग गया यहां से, आई कैन से चेन्नई में भाग गया, चेन्नई यहां से 6 घंटे दूर है। अब पुलिस एक्स को पकड़ के लाएगी, तो ट्रेन की टिकट काटने में, एक्स को यहां से यहां लाने में तो 24 घंटे निकल जाएंगे। तो ये वाली कंडीशन के हिसाब से तो एक्स को छोड़ना पड़ेगा, है ना। नहीं, ये 24 आवर्स तब स्टार्ट होंगे जब पुलिस को एक्स को कहां लेके आएगी, पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन में लेके आएगी, कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में लेके आएगी, वहां से 24 आवर्स स्टार्ट होंगे। और दूसरा, अगर किसी को सैटरडे को अरेस्ट किया तो संडे छुट्टी है, तो आप बोलेंगे सर वो तो छूट जाएगा संडे को। नहीं, खाली कौन से टाइम काउंट होता है, वर्किंग आवर्स काउंट होता है। क्लियर। तो एक आपको वर्किंग देखना है कि 24 वर्किंग आवर्स है, दूसरा इसमें ट्रैवल टाइम इंक्लूड नहीं होता है। तो अगर यहां से लेके यहां तक पुलिस कोई भी स्टेप मिस कर दे तो ऐसी अरेस्ट को हम कहते हैं आर्बिटरी अरेस्ट। क्या कहते हैं हम लोग, आर्बिटरी अरेस्ट। ऐसी अरेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं गाइस, सर ऐसी अरेस्ट को हम कहते हैं आर्बिटरी अरेस्ट। क्लियर। जैसी आर्बिटरी अरेस्ट हुई, आप आर्टिकल 20 फंडामेंटल राइट आपका टूट रहा है, सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाएंगे, आपके जानने वाले, आप छूट जाएंगे। क्लियर।
अगर आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर पुलिस ने कोर्ट में ना पेश किया है तो भी आप कहां जाएंगे? सर कोर्ट में जाएंगे। क्लियर? ये चीज याद रखना। यहां तक क्लियर हो गया? तो यहां से यहां तक अगर स्टेप्स फॉलो ना हो तो इसी को हम कहते हैं आर्बिटरी अरेस्ट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आर्बिटरी अरेस्ट। क्लियर? तो यहां देखेंगे अब हम, सो टू हैव द बॉडी, अगर किसी का प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ फॉलो ना हो, आर्टिकल 21 या 22 तो हमने देख लिया, 22 यानी आर्बिटरी अरेस्ट है। किसी का ये दोनों फंडामेंटल राइट्स टूटे तो जो रिट इशू की जाती है उसी रिट को हम लोग कहते हैं हेबियस कॉर्पस। क्या कहते हैं इस रिट को? हेबियस कॉर्पस। उस रिट को हम लोग क्या कहते हैं? हेबियस कॉर्पस कहते हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन, हेबियस कॉर्पस रिट इज इशूड फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ आर्टिकल 21 एंड 22। क्लियर हो गया? जब क्या फॉलो ना हो, याद रखेंगे आप, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। सर दो कंपोनेंट्स बता दो। बेटा अभी तो बताए थे मैंने। पहला कंपोनेंट 24 आवर्स के अंदर अंदर कहां लेके जाना है? सर कोर्ट में प्रोड्यूस करना है। दूसरा, नेयर एंड डेयर्स को इन्फॉर्म करना है कि इसको अरेस्ट क्यों कर रहे हैं। सर अगर यहां से लेके यहां तक कोई भी स्टेप पुलिस से मिस हो जाए, ऐसी अरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? ऐसी अरेस्ट को हम लोग बोलते हैं आर्बिटरी अरेस्ट। बंदा छूट जाएगा। बंदा क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। ओके, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया? यहां तक सबको क्लियर है? मेरे को बता दो सब क्लियर है? ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन आर्टिकल 21 एंड 22। दूसरा क्वेश्चन क्लियर है बेटा? यस, केसेस वी विल बी डूइंग विद द फंडामेंटल राइट्स। उनके साथ साथ हम कर रहे हैं। आप पुरानी क्लासेस देख लीजिए यूसुफ, उनके साथ देख रहे हैं हम। यहां आ जाओ। अभी तक मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट्स आर राइट्स अगेंस्ट द स्टेट। अगर स्टेट आपके राइट्स को छीने, पुलिस आपको बिना वजह अरेस्ट कर ले, तो भी हम लोग क्या करेंगे? सीधे हम लोग हेबियस कॉर्पस फाइल कर देंगे। हम तो कर नहीं सकते, हमारे नेयर एंड डेयर्स करेंगे। लेकिन हेबियस कॉर्पस के बारे में एक चीज याद रखना, मैंने आपसे क्या कहा था? रिट किसके खिलाफ इशू होती है? आप सबने कहा सर स्टेट के खिलाफ। किसी एक बच्चे ने कहा सर प्राइवेट पर्सन एज वेल एज स्टेट। यस, हेबियस कॉर्पस एक एक्सेप्शन है, बिकॉज ये गवर्नमेंट की आर्बिटरी एक्शंस के खिलाफ तो यूज होती है, प्राइवेट पर्सन के भी अगेंस्ट होती है। देखो हमारे यहाँ पे ना पहले पहले, जैसे देखिए अब ये 24 आवर्स वाला सीन समझिएगा। जब किसी की किडनैपिंग हो जाती है, कोई गुम जाता है ना, जब कोई गुम जाता है, किसी की किडनैपिंग हो जाती है, तो पुलिस कितने टाइम रुकने को कहती है? 24 आवर्स। याद है ना सबको, देखा होगा मूवीज में आपने। तो पुलिस क्यों कहती है कि 24 घंटे रुकिए? क्योंकि अगर बंदा कहीं पर अरेस्ट हुआ है तो 24 घंटे के अंदर अंदर किसी ना किसी कोर्ट में पेश हो जाएगा, है ना। इसीलिए जब भी कभी किडनैपिंग का केस होता है तो पुलिस कहती है 24 आवर्स तक रुक जाइए। अगर 24 आवर्स तक नहीं मिला तो फिर एफआईआर लॉन्च करते हैं। सेम चीज यहां पर है कि अगर किसी का कोई गुम गया है, नहीं मिल रहा, उन्हें शक है कि पुलिस उठा के गई है, या किसी जैसे पहले के टाइम में होता है जमींदार वगैरह ने उठा लिया, किडनैप कर लिया, तो इसीलिए रखा गया कि हेबियस कॉर्पस इज इशूड अगेंस्ट बोथ प्राइवेट पर्सन एज वेल एज स्टेट। किसी का कोई गुम गया है, किसी को कोई पुलिस में उठा के ले गए बेवजह, ना एफआईआर हुई है ना कुछ, बंदा सीधे क्या करेगा? या हाई कोर्ट जाएगा या सुप्रीम कोर्ट। जज ऑर्डर इशू करेगा, जिस ऑर्डर को कहते हैं हेबियस कॉर्पस, और पुलिस को बोलेगा टू हैव द बॉडी, ब्रिंग द बॉडी हियर, बंदे को यहां लेके आओ। क्लियर हो गया? यहां पे समझ में आ गया? क्लियर है? गुड है, ठीक है ना। तो पहली रीड थी हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस कौन कौन से आर्टिकल के लिए यूज होती है? सर 21 एंड 22। हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है सर? सर इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी। तीसरा पॉइंट, सर हेबियस कॉर्पस किसके खिलाफ इश्यू होती है? सर हेबियस कॉर्पस इश्यू होती है स्टेट एज वेल एज प्राइवेट पर्सन के खिलाफ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आता है वर्ड मैंडामस। अगली रिट, सेकंड रिट, मैंडामस कौन इशू कर सकता है? सर दोनों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों इशू कर सकते हैं।
है ना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों इशू कर सकते हैं सर। हाई कोर्ट सिर्फ क्या एडिशनल रेट इशू कर सकता है सर? लीगल राइट्स के लिए रेट। मैंडेमस क्या हो गया सर? मैंडेमस का लैटिन में मीनिंग होता है वी कमांड। क्या होता है मतलब? वी कमांड। अब आप सोचिए, जब आपके घर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, जब आपके घर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो आप कहां फोन करते हैं? आप बोलेंगे सर ये कैसा क्वेश्चन है सर, हम तो बिजली डिपार्टमेंट में फोन करते हैं। अगर आपके घर पानी नहीं आ रहा, कहां फोन करेंगे सर? पानी विभाग में फोन करेंगे, है ना। अगर आपको आपकी प्रॉपर्टी के, जो आपकी लैंड है, उसके पेपर्स निकाल रहे हैं तो आप कहां जाएंगे सर? रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाएंगे। अगर भगवान बचाए किसी के घर चोरी हो जाए तो एफआईआर कहां कटाएंगे सर? पुलिस स्टेशन कटाएंगे। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि अगर मेरे घर में बिजली नहीं आ रही, मैं पुलिस स्टेशन क्यों नहीं फोन करता? सोचने वाली बात है ना। अगर मेरे घर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही तो मैं पुलिस स्टेशन क्यों नहीं फोन कर देता? या मेरे घर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आनी, मैं पानी विभाग को क्यों नहीं फोन कर देता? है तो सब स्टेट, सब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट। सोचने वाली बात है ना। तो इसका आंसर ये है कि एवरी डिपार्टमेंट हैज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटेड ड्यूटी। एवरी डिपार्टमेंट हैज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटेड ड्यूटी, जिसे हम लोग कहते हैं सीएमडी। हर एक सरकार का जो डिपार्टमेंट होता है, हर एक जो सरकार का डिपार्टमेंट होता है, उसकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटेड ड्यूटी होती है। मतलब जब वो डिपार्टमेंट बना था तो उसकी कुछ ड्यूटीज थी जो तय की गई थी। ओके, जैसे बिजली विभाग है, बिजली विभाग जब बना तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटेड ड्यूटीज है कि इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन और मेंटेनेंस उसने देखना है। जैसे पुलिस है, पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब मेंटेन करना पुलिस का काम है। अगर भगवान बचाए किसी के घर आग लग जाए तो आग से लड़ने के लिए वी हैव द फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड है हमारे पास। हम पुलिस को थोड़े फोन करते पुलिस भाई आग लग गई, क्योंकि आग से जब ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए तब कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटेड ड्यूटी किसके पास है? फायर डिपार्टमेंट के पास। तो गवर्नमेंट का जो भी डिपार्टमेंट होता है उसकी क्या होती है सर? उसकी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटेड ड्यूटी। अब सुनना ध्यान से। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टेट, कोई भी डिपार्टमेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटेड ड्यूटी परफॉर्म करने में फेल हो जाए, अगर सरकार या सरकार का कोई भी डिपार्टमेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटेड ड्यूटी परफॉर्म करने में फेल हो जाए, तब हम सीधे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट या जाएंगे हम हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करेगा अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट रिट इशू करेगा अंडर आर्टिकल 226। उस रिट को कहते हैं मैंडेमस। उस रिट को क्या कहते हैं? मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। मैंडेमस का मतलब क्या होता है? वी कमांड। क्लियर हो गया? यहां पे ये क्लियर हो गया? तो मैंडेमस के लिए आप कब जाएंगे? कहां जाएंगे आप? मैंडेमस के लिए आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन क्यों जाएंगे? अगर कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, सरकार का कोई डिपार्टमेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटेड ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे, तो आप क्या करेंगे? आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएंगे मैंडेमस के लिए। अगर पुलिस आपकी एफआईआर लिखने से मना कर रही है तो सीधे हाई कोर्ट जाओगे आप मैंडेमस के लिए। हाई कोर्ट उसको एक ऑर्डर देगा जिसे बोलेंगे मैंडेमस, बोलेंगे वी कमांड कि भाई की एफआईआर लिखो। इसीलिए इसका नाम वी कमांड है। क्लियर हो गया? मैंडेमस क्लियर है? सो मैंडेमस का कीवर्ड क्या है जो आप याद रखेंगे? सर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटेड ड्यूटी। हेबियस कॉर्पस का क्या है? आर्टिकल 21, 22। अगर प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ फॉलो नहीं हो रहा, आर्बिट्री एक्शन हो रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अगला रिट, दो रिट्स। ट्रिक ये है कि अगर आपको अगली दो रिट्स याद रखनी है, अगली ब्रीच ऑफ ड्यूटी बोल सकते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटेड ड्यूटी, ये आप बोल सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटेड ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा, ये आप बोल सकते हैं।
द वर्ड इज कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटरी ड्यूटी, CMD, ठीक है ना। अब यहां देखें, अक्सर बच्चे जो होते हैं ना, हेबस कॉर्पस भी कर ही लेते हैं, मैंडमस भी मैंने देखा है वी कमांड वाले पे टिक मार देते हैं, लेकिन बच्चे जो अक्सर मैंने कंफ्यूज देखे हैं प्रोहिबिशन और सर्चररी में, बिकॉज आई हैव बीन इन योर प्लेस ऑल्सो, मैंने भी तैयारी की, तो मुझे पता है कहां पर कंफ्यूजन होती है। तो इन दोनों को याद रखने का बड़ा आसान सा तरीका एक है, बड़ा इजी सा मेथड एक है। यहां देखो क्या हम लोग लिखेंगे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बस ये हम कॉपी पे लिखेंगे पहले, ठीक है ना। हेबस कॉर्पस क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। सर आर्टिकल 21, 22 प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ नहीं है टू हैव द बॉडी, प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी हो सकता है और गवर्नमेंट के खिलाफ भी, ठीक है, डन, टिक, आगे बढ़ो। मैंडेमस सर वी कमांड, अगर गवर्नमेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटरी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा सर हम मैंडेमस इशू करवाएंगे। बचती हैं दो, सर्चररी एंड प्रोहिबिशन। मैंने आपसे कहा इन दोनों को समझने के लिए आप क्या कोड याद रखेंगे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्लियर? अब यहां देखेंगे पूरा ध्यान, जितने भी बच्चे क्लास में, मैं चाहूंगा कि थोड़े टाइम के लिए आप ध्यान मेरी ओर शिफ्ट करें। दोनों वो रिट्स हैं, यकीन माने दोनों रिट्स पे काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लास्ट मोमेंट में जाके, ध्यान से सुनना। देयर इज ए डॉक्ट्राइन जिसे हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कंप्लीट जस्टिस, एक डॉक्ट्राइन है जिसे हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कंप्लीट जस्टिस, ठीक है ना। डॉक्ट्राइन ऑफ कंप्लीट जस्टिस कहती है कि अगर ए और बी के बीच में कोई केस है, पहले मेरे को बता दो बोर्ड पे दिख रहा है, बोर्ड पे विजिबल है गाइस, चेंज करने की जरूरत तो नहीं है, ओके क्लियर। डॉक्ट्राइन ऑफ कंप्लीट जस्टिस क्या कहता है, अगर ए और बी के बीच में केस है और उस केस को सुन रहा है सी, जो कि जज साहब है, ओके ध्यान से सुनना, बड़े प्यार से सुनना, दो रिट्स इसी एक एग्जांपल से समझा दूंगा मैं। तो ए और बी के बीच में केस है, केस को सुन रहे हैं भाई साहब सी, क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ कंप्लीट जस्टिस अब कहता क्या है, कहता है इफ देयर इज ए केस बिटवीन ए एंड बी, इफ देयर इज ए केस बिटवीन ए एंड बी, इट शुड बी हर्ड बाय सी। अगर ए और बी के बीच में कोई केस है then it should be heard by C, but C should neither be related to A nor B। लेकिन C ना तो A के ऊपर A का जानकार होना चाहिए ना B का, तभी तो जस्टिस मिलेगा। तो डॉक्ट्राइन ऑफ कंप्लीट जस्टिस क्या कहती है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंप्लीट जस्टिस ये कहती है कि अगर A और B के बीच में केस है तो उसे C सुनेगा, लेकिन सी ना तो ए के साथ जानकार होना चाहिए ना बी का जानकार होना चाहिए, तभी जस्टिस मिलेगा, है ना। अब यहां पर एक केस एग्जांपल देखते हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, मैं अनअकैडमिक एजुकेटर हूं, है ना। अगर आपको मेरे और आपके बीच में डिस्प्यूट हो जाए, फॉर एग्जांपल आप बोलेंगे सर आप ना मेरा कोक उठा के ले गए, आप और मेरे बीच में डिस्प्यूट है कि मैंने आपकी कोक की बोतल उठा ली, आप किसे कंप्लेंट करेंगे, पुलिस को या किसी और एजुकेटर को अनअकैडमिक? ऑफ कोर्स अगर किसी अनअकैडमिक एजुकेटर को आप कंप्लेंट करेंगे तो मेरे को जान पहचान का, तो जस्टिस आपको मिलेगा ही नहीं, इसलिए आप पुलिस में जाएंगे। इसी को कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कंप्लीट जस्टिस, जो कहता है इफ देयर इज अ केस बिटवीन ए एंड बी इट शुड बी हर्ड बाय सी एंड सी शुड नाइदर बी रिलेटेड टू ए नॉर बी। अब देखें इन दो का केस चल रहा था, एक दिन भाई साहब गए चाय पीने, चाय वाले भैया बैठे यहां पर कोर्ट के बाहर, चाय देते देते इनको कहते हैं कि भैया बात सुनिए, आप केस हार जाओगे, क्योंकि जो सी है ना, जो जज साहब है ना, वो बी का साला लगता है, यानी ब्रदर इन लॉ है, साले साहब है। अगर आप ये सोचिए कि दो के बीच में केस है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंप्लीट जस्टिस क्या कहता है
कि जो बंदा केस सुनेगा ही शुड नाइदर बी रिलेटेड टू ए नॉर बी। एक दिन ए भाई साहब चाय पीने गए, चाय वाले ने बोला कि भाई तेरा तो केस का कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो बी है वो ब्रदर इन लॉ है सी का। तो भाई साहब को पता चल गया मेरे को जस्टिस मिलेगा नहीं, भाई साहब सीधे जाएंगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वहां पे रिट फाइल करेंगे कि जो इस केस कोर्ट में जो चल रहा है उस पर क्या करो, उसको रोक दो, क्योंकि मेरे को पता लग गया मेरे को जस्टिस नहीं मिलना। इसे कहते हैं स्टे लगाना। तो क्या लगाएंगे? स्टे। इसी को तो हम लोग कहते हैं, हम लोग कई बार सुनते हैं ना कोर्ट में कि सर स्टे लग गया। स्टे का मतलब क्या है कि अगर बंदे को एहसास होगा कि मेरे को जस्टिस मिलना ही नहीं, तो लोअर कोर्ट को कहां, जो केस चल रहा है उसको कहां ट्रांसफर करने को बोलेगा? हाई कोर्ट। दूसरा केस सुनेंगे अब हम, दूसरा केस देखेंगे, दूसरी सिचुएशन। ए और बी के बीच में केस है, इस बार केस की जजमेंट भी आ गई, जजमेंट आ गई, सी ने जजमेंट दे दी, कहा बी जीत गया। ये दुखी हारा बेचारा चाय पीने के लिए गया, चाय वाले ने बोला तूने तो केस हारना ही था, क्योंकि ये भाई साहब के ब्रदर इन लॉ है। अब केस चल नहीं रहा है, जजमेंट आ चुकी है, अभी भी ए को पता चलेगा मेरे को जस्टिस नहीं मिला, ए इसे चैलेंज कर देगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में और बोल देगा कि सर लोअर कोर्ट के डिसीजन को क्वाश करो, खत्म करो। ओके, क्या करो? क्वाश करो, लोअर कोर्ट के डिसीजन को क्या करो? क्वाश करो। तो ये सिचुएशन है कंप्लीट जस्टिस वाली। ये क्लियर है यहां तक? आई रियली डिसअपॉइंटेड सर। क्यों बेटा यूसुफ खान, क्या हो गया आपको? बेटा क्लियर है, दो क्वेश्चन, दो सिचुएशंस क्लियर होगी आपको। पहले आपको क्या याद रखना है? डॉक्ट्रिन ऑफ कंप्लीट जस्टिस। डॉक्ट्रिन ऑफ कंप्लीट जस्टिस क्या कहता है कि अगर ए और बी के बीच में केस है तो इट शुड बी हर्ड बाय सी, बट सी शुड नाइदर बी रिलेटेड टू ए नॉर बी, नहीं तो जस्टिस मिलेगा ही नहीं। पहला केस चल रहा है, पार्टी को पता चला कि जज और उसकी दूसरी वाली पार्टी मिले हुए हैं, वो सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देगा। अभी केस चल रहा है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देंगे, लोअर कोर्ट में बोलेंगे हम खुद देख लेंगे, तुम रहने दो। लेकिन अगर जजमेंट आ चुकी है तो भी वो लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं कि मेरे को कंप्लीट जस्टिस नहीं मिला, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे क्या करेंगे? क्वाश करेंगे, डिसीजन ही लोअर कोर्ट का खत्म कर देंगे, बिकॉज वहां पे कंप्लीट जस्टिस नहीं था। क्लियर? अब यहां देखो, दोनों केस क्लियर है। पहला केस में क्या था? अभी केस चल रहा था, अभी केस क्या हो रहा था? चल रहा था, अभी डिसीजन नहीं आया था। तो पी प्रोहिबिशन, पी फॉर प्रोहिबिशन इज बेटर देन क्योर, सी फॉर सर्जरी। दोनों रिट्स इसी एक कोटेशन में, जिस कोटेशन में क्या लिखा हुआ है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब अगर आपका केस चल रहा है और आपको पता चल गया कि मेरे को जस्टिस नहीं मिलना, तो आप हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में क्या करेंगे? अर्जी डालेंगे कि सर हमारा केस ट्रांसफर कर लो। जो ऑर्डर हायर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इशू करेगा कि केस हमें दे दो, यानी स्टे लगाएगा, उसे हम बोलते हैं प्रोहिबिशन। अगर फैसला आ गया है और आपको ऐसा लग रहा है कि जो कोर्ट का फैसला आया वो आपको कंप्लीट जस्टिस नहीं दे रहा, आपकी बात नहीं सुनी गई है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आप पिटीशन डालेंगे, किसके लिए? सर्चररी। तो यानी दोनों यहीं से पास हो रहे, प्रोहिबिशन, प्रिवेंशन, क्योर। अब हो चुका है काम, क्योर करने के लिए सर्चररी। ओके, सो दो रिट्स इसी एक कोटेशन से, डिपेंड करता है किस टाइम पे आप केस लेके जा रहे हैं। क्लियर? पहला आ गया प्रोहिबिशन, दिस इज प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन सुपीरियर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को क्या बोलेगा कि आप प्रोसीडिंग क्या करो? स्टॉप करो, केस मेरे पास भेज दो, प्रिवेंशन। क्लियर? उसके बाद आता है क्योर, सर्चररी। सर्चररी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, और प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड, रोक देना। एग्जांपल एक ही, कोटेशन एक ही याद रखना, यहां पे सुपीरियर कोर्ट हाई कोर्ट को बोलता है या लोअर कोर्ट को बोलता है कि भाई साहब यहां दे दो, जो ऑर्डर आपने दिया हुआ था वो यहां दे दो, उसे क्वाश कर दो। क्लियर हो गया? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर केस चल रहा है, आपने स्टे लगाना है, तो स्टे को हम कहते हैं प्रोहिबिशन। अगर फैसला आ चुका है
आपको फैसले को हटाना है, तो वी गो फॉर सर्जरी, जिसे हम लोग कहते हैं क्योर। क्लियर हो गया? डन है ना? सही से मेरे को चैट में बता दो गाइस, क्लियर है या नहीं है? जल्दी बता दो गाइस, क्लियर है या नहीं है? हाँ जी, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? जल्दी जल्दी चैट में बता दो मेरे को। ये क्लियर हुआ? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर फिर से बताना है तो मेरे को बता दीजिए। क्लियर है सब? ठीक है, अब यहां देखिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। नो नो सर, यूसुफ क्या क्लियर नहीं है बेटा? बताइए क्या क्लियर नहीं है? मैसेज में बताइए क्या क्लियर नहीं है। जिसका क्लियर नहीं है बेटा क्वेश्चन बता दो मेरे को, ठीक है ना? तब तक वो क्वेश्चन लिख दे जिसका क्लियर नहीं है। कह रहे हैं यस सर क्लियर है, गुड है। अब यहां देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं आई वॉज स्टडिंग इन IIT मद्रास फॉर एग्जाम्पल। ओके, मेरे साथ एक लड़का था XYZ। जब IIT का रिजल्ट आया तो ही वॉज इन जनरल कैटेगरी, तो वो जनरल कैटेगरी में था। हमने एक साथ इंजीनियरिंग की और मुझे पता था कि इन भाई साहब की जो कैटेगरी है वो जनरल है, ही बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी। फिर क्या हुआ, 4 साल के नैनो टेक्नोलॉजी की डिग्री के बाद हमने कहा क्यों ना हम अब यूपीएससी की तैयारी करें। मैंने भी अटेम्प्ट दिया, भाई साहब ने भी अटेम्प्ट दिया, XYZ ने भी। लेकिन XYZ सिलेक्ट हो गया, मैं नहीं हो पाया। मायूस तो था मैं, लेकिन मेरे साथ पढ़ने वाला लड़का सिलेक्ट हो गया, मेरे को बड़ा प्राउड भी फील हुआ, है ना? एग्जाम्पल दे रहा हूँ गाइस। यूसुफ खान, आपने अभी तक नहीं बताया, आपको क्या समझ नहीं आया, आप डिसअपॉइंटेड क्यों है? लिख तो बेटा। ओके, XYZ सिलेक्ट होगा, मैं नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने रिजल्ट देखा तो पता चला कि XYZ तो ST कम्युनिटी से आता है। उसके आगे क्या लिखा होता है? ST, शेड्यूल्ड ट्राइब। जब IIT का रिजल्ट आया था तब उसके आगे तो लिखा हुआ था जनरल। ही इज एन IAS ऑफिसर, IAS सिलेक्ट हुआ, यानी वो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, गवर्नमेंट का ऑफिस होल्ड कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे तो शक है कि इसने जो सर्टिफिकेट बनाया हुआ है ना, जो सर्टिफिकेट बना हुआ है ना सर, ये जो सर्टिफिकेट इसने बनाया ST का, ये फ्रॉड है। क्योंकि जब ये कॉलेज में था ये क्या था? जनरल कैटेगरी से। अब इसका सर्टिफिकेट क्या कहता है? ये ST। अब मैं क्या करूंगा सर? कुछ नहीं करना, मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट और वहां पे पिटीशन डालूंगा को वारंटो के लिए। मैं अपने सबूत सामने रखूंगा कि सर ये बंदा एक पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है, लेकिन इस बंदे की अचानक से सर कैटेगरी बन गई, पहले तो थी नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट्स इश्यू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। रिट का नाम है को वारंटो। उस बंदे को नोटिस भेजेंगे, उसे बोलेंगे बाय व्हाट अथॉरिटी आर यू होल्डिंग द ऑफिस, पब्लिक ऑफिस। जल्दी से हमें बताइए कि आपकी जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट था अभी तक कहां पर था, अचानक से कहां आ गया? तो सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा एलिजिबिलिटी, जो बंदा पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है। तो जिस पिटीशन से, जिस रिट से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये चेक करे कि जो बंदा पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है वो क्वालिफाइड है या नहीं, उसे हम कहते हैं को वारंट। उसे हम क्या कहते हैं? को वारंट। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा हेबियस कॉर्पस, पहली रिट, आर्टिकल 21, 22। प्राइवेट पर्सन के खिलाफ भी हो सकती है, सरकार के खिलाफ भी हो सकती है। फिर हमने पढ़ा मैंडेमस, अगर कोई गवर्नमेंट बॉडी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटरी ड्यूटी परफॉर्म ना करे। ओके, उसके बाद थर्ड हमने पढ़ा प्रोहिबिशन सर्जरी। प्रोहिबिशन का मतलब होता है स्टे, सर्जरी का मतलब होता है क्वाश। उसके बाद हमने पढ़ा कोवरेंटो, बाय व्हाट वैल्यू ही इज होल्डिंग ऑफिस, बाय व्हाट अथॉरिटी, क्या एलिजिबिलिटी है या नहीं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिट्स। आई होप everything is clear. I tried to answer all the questions. Have a great day ahead of you guys. And we have launched
एक कोर्स फॉर 24,999, अराउंड 25,000 का ऑफर कोर्स है, आप उसे ज्वाइन करिए। एंड एक कोर्स परचेज करने से हमारे जितने भी कोर्सेज हैं वो सबकी एक्सेस आपको मिल जाएगी। ओके, सो हैव ए ग्रेट एड ऑफ यू गाइस। मिलता हूं आपसे बाद में, अगली क्लास में मिलता हूं आपसे, इसी टाइम पे क्लास होगी। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।